गांव पर चर्चा के बढ़ते कदम में आज हम पहुंच चुके हैं अपने कदमों के साथ सिमरिया जगन्नाथी की प्रधान श्रीमती दिव्या त्रिपाठी के घर पर। उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि वो एक चर्चित हस्ती रही हैं। जनपद से लेकर के दिल्ली तक इनकी एक खास पहचान बन चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं और अपने कार्यों के लिए जनपद में जन जन के बीच में जानी जाती रही हैं। क्योंकि आप एक प्रधान रही हैं और गांव की प्रधान रही हैं, क्योंकि गांव का ही प्रधान चुना जाता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप एक महिला प्रधान रही हैं और एक चर्चित प्रधानों में से एक प्रधान रही हैं। मुझे लगता है कि जनपद के अंदर इतनी चर्चित कोई भी ना कोई प्रधान था और ना महिला के रूप में कोई प्रधान इतनी ज़्यादा चर्चित रही है। और आप सामाजिक कार्यों में भी हमेशा सहभागिता निभाती रही हैं। तो गांव पर चर्चा के माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं गांव के वास्तविक हालात, कि गांव कैसा है और किस तरह का है, गांव कैसा होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज हम आपसे विमर्श करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है, सबसे पहला सवाल, कि जब आप प्रधान बनी थी उस वक्त आपको क्या अनुभव हुआ था? वो शपथ ग्रहण का समय रहा हो या फिर क्या जब पहली बार आप प्रधान बन के गाँव की जनता के बीच पहुँची थी उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ था, वो आप हमसे बताइए। जी जी, नमस्कार। मैं जब गांव में थी तो मैं वहाँ एक बहू के रूप में थी और इसके बाद गांव की जनता ने मुझे प्रधान के रूप में चुना। और जब मैं वहाँ चुनाव जीत के पहली बार गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया। उन्हें लगा कि हमने एक अच्छा प्रधान चुना, पढ़ा लिखा प्रधान चुना है। और इसी कड़ी में मैं बस आगे बढ़ती गई। हमारे यहाँ जब जीतने के बाद मैंने जब शपथ ग्रहण में मैं गई तो इसमें मेरे पति का भी बहुत सहयोग रहा। मैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मैं जाने में वहाँ डर रही थी, लेकिन मेरे पति ने कहा कि आपको ही पूरा नेतृत्व करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहीं पर थी कि उन्होंने मुझे पूरा दायित्व दिया कि मैं पीछे रहूँगा और आप पूरे टाइम पूरा नेतृत्व आप करेंगी। मैं जैसे ही वहाँ सभागार में पहुँची और शपथ ग्रहण हुआ तो पहला ही मेरा ऐसा वाक़या हुआ कि मैं शपथ ले रही थी और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं थी, तो वो पढ़ी लिखी शायद नहीं थी। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कहा मैं शपथ लेता हूँ। तो उन्होंने, वो जो महिला मेरे बगल में थी उसने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ। तो मैंने उसको टोका, मैंने कहा नहीं, हम महिला हैं और हमें बोलना है कि मैं शपथ लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि यदि महिला को आगे किया जाए तो ऐसा नहीं है, महिला बहुत आगे जा सकती हैं, लेकिन यदि वो प्रधान है तो वो उन्हें ही प्रधान के रूप में काम करने दिया जाए। मेरा ऐसा मानना है। तो जैसे एक बड़ी बात यहाँ निकल करके आई कि आपने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक महिला ने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ। ये बदलाव लाने की बड़ी बात है कि उसी वक्त आपने एक ठीक टोका उनको, इंटरप्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि आपने सही टोका कि हम महिला हैं तो मैं शपथ लेती हूँ। ये गांव की सरकार की एक हकीकत है कि किस प्रकार से महिलाएं जीत करके आती हैं और शपथ के समय ही उनको ऐसा हो जाता है कि उनको खुद नहीं पता कि मैं शपथ लेता हूँ बोलना है कि मैं शपथ लेती हूँ। तो यही हम एक वास्तविक दर्शन गाँव पर चर्चा के माध्यम से गाँव की सरकार का प्रदान करना चाहते हैं, जो आज आपके मुख से ठीक ठाक भाषा में वो प्रस्तुत हुआ है लोगों के सामने। ये बदलाव लाना कितना ज़रूरी है। अच्छा, इससे आगे जब आप बड़ी होंगी तो कभी आपकी अकेले में महिलाओं से मुलाकात तो हुई होगी, क्योंकि आप महिला हैं, कुछ सखी भी होंगी गांव की, कुछ ऐसी देवरानी जेठानी वाला भी रिश्ता होगा। तो उन महिलाओं ने कभी आपसे अपना कोई विशेष दर्द साझा किया गाँव के विकास के बारे में या अपने जीवन के बारे में, कि कैसे उनकी भूमिका होगी गाँव के विकास में? ऐसा कुछ कोई विशेष दर्द? नहीं, बिल्कुल साझा किया, क्योंकि चूँकि मैं महिला थी तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी महिलाएं खुलकर मेरे पास आती थी। न उन्हें घूंघट की प्रॉब्लम थी, न उन्हें किसी चीज़ की कोई कि मैं जा रही हूँ प्रधान के यहाँ लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि गांव का माहौल है। जनरली आदमी के पास नहीं जाती महिलाएं, तो वो मेरे पास आती थी और अपनी सारी जो भी उनकी समस्याएँ होती थी। कभी कहती थी कि जैसे हम चाहते हैं पढ़ना लिखना, हम खुद बैंक जाना चाहते हैं, कुछ भी हम अपना काम करना चाहते हैं, पर आदमियों का प्रधानता होने के कारण हम लोगों को दबा दिया जाता है। कहीं बैंक भी जाना है तो घर से ही साइन कर दो, घर से ही अंगूठा लगा दो। तो आपके आने से हमें इतना ज़्यादा मतलब खुशी हो रही, कम से कम यदि महिला नेतृत्व कर रही तो हम आपके पास चल कर आ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। तो मतलब महिलाओं में बहुत खुशी का माहौल था और मैंने भी उनको बहुत से कम 100-200 महिलाओं को मैंने हस्ताक्षर करना सिखाया। इससे वो जब भी आती थी घर से, हमारे घर आती थी, भी हमारे घर से बैंक जाया करती थी, तो बड़ी खुशी होती थी कि हम दस्तखत करने लगे हैं आपके सिखाने से, अब हम खुद जाके बैंक में दस्तखत करते हैं और पैसे निकालते हैं।
तो देखिए ये एक बड़ी बात निकल कर के आई है कि आप एक ऐसी प्रधान भी हैं जिन्होंने साक्षर बनाया महिलाओं को। जी। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि या आपको याद में नहीं रहा होगा, जगन्नाथ सिंह बहुत पहले चित्रकूट को साक्षर घोषित करके गए हैं। हमारे पूर्व डीएम है, लगभग ये 2000 के आसपास की बात है। तो यहाँ डीएम थे और उन्होंने कहा था चित्रकूट साक्षर हो गया है। लेकिन आज आपने जो बड़ी बात कही कि आपने महिलाओं को साक्षर बनाया, दस्तखत कराना ही साक्षर बनाना है। बहुत सारे लोगों ने दस्तखत ही बनवाया था और चित्रकूट को साक्षर घोषित कर दिया था। लेकिन आपके अंदर जो गांव के अंदर जो कमी थी महिलाओं के अंदर, उसको आपने पूरा किया। और ये मतलब जब आपने साक्षर बनाया, वो बैंक जाने लगे उन्होंने कहा, अर्थात महिलाओं के अंदर एक जिज्ञासा है काम करने की, एक इच्छा शक्ति है, लेकिन बस उनको काम नहीं मिल पा रहा है और वो काम करने नहीं पा रही हैं। तो ये एक बड़ा जीवन दर्शन हमको यहाँ से इस बारे में मिला। अच्छा, गांव में जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा के माहौल के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या उनको पूरे 5 साल में आप शिक्षा का माहौल खुद दे सकी हैं, और उससे पहले क्या हालात थे और आपके आने के बाद कैसे हालात बने शिक्षा के, ऐसा कोई परिवर्तन? जी जी। एक्चुअली क्या है, सिमरिया जो हमारा गांव है वो एमपी यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है, तो दस्यु प्रभावित एरिया है, जिसमें सबसे दयनीय स्थिति बेटियों की थी और महिलाओं की थी। तो महिलाएं तो ठीक है, वो शादी करके आ गई हैं, अगर हम नहीं भी पढ़ती तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटियां जो थी वो उनके अंदर इतनी जिज्ञासा थी। जब मैं जीत के आई, मुझे याद है जब मैं चुनाव प्रचार अपना कर रही थी, तो एक कहार परिवार की बेटी थी, उसने कहा था कि भाभी मैं सिर्फ वोट आपको उस बेस पे दूंगी कि आप सबसे पहले शिक्षा के लिए काम करेंगी। मैंने उसी वक्त उससे शपथ ली थी, मतलब कसम खाया था कि सबसे पहला काम मेरा शिक्षा पे रहेगा। और बोली कि मैं देखिए हम लोग 8वीं तक पढ़े, स्कूल है, इसके बाद हम स्कूल ही नहीं गए, क्योंकि यहाँ दृष्टि प्रभावित है, ना पिताजी भेजते ना माताजी भेजती हमारे स्कूल के लिए। तो बेटियों के अंदर इतनी जिज्ञासा थी। तो जैसे ही मैं प्रधान बनी और मेरा 26 जनवरी को पहला कार्यक्रम था, मुझे इतना नहीं आता था कि मैं नासा के बारे में बातें करूं या कि देश के बारे में बात करूं। मुझे लग रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण जिसने मुझे चुना है, जिस जगह से मैं चुनी गई हूँ, उस गांव के लिए मेरी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। तो मैंने सबसे पहले शिक्षा पे बात की, और जो बच्चे जो पुड़िया खाते हैं, माएँ जो नशा करती हैं, तो दो मैटर थे मेरे, दोनों की मैंने बात की और उन बच्चों को समझाया कि गुटखा नहीं खाना। और बेटियों को मैंने वादा किया कि पूरे गांव की बेटियां, जिसके मेरे पहले 10 या 20% लड़कियां स्कूल जाती थी, और आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 99% बेटियां और बेटे स्कूल जा रहे हैं। यदि आपको यकीन है तो आप मेरे गांव में जाके देख सकते हैं। और उसके लिए हमने अपने शिक्षकों का फुल सहयोग किया, रैलियाँ निकाली, जिस रैली में मैं भी जाती थी, घर घर संपर्क किया, मतलब शिक्षक भी करते थे और मैं भी करती थी। जिसमें से जो कई माओं का रहता है ना कि हम खेत जा रहे हैं, तुम घर का काम कर लेना, तो मैंने उनको संपर्क किया। मैंने कहा आप घर का काम करके खाना बना के आप खेत जाइए, बेटी स्कूल जाइए। तो उन्होंने कहा कि अरे तो बेटी स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन, इनको प्रधानमंत्री बन जाना है। मैंने कहा प्रधानमंत्री तो नहीं, पर प्रधान जरूर बन सकती है। सही बात है, क्योंकि मैं भी इसी माहौल से आगे आई हूँ। आज मेरा सम्मान आप लोग कर रहे हैं ना, इसी तरह यदि बेटी प्रधान बन जाएगी तो प्रधानमंत्री भी असंभव नहीं, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री महिला हो चुकी है। और ये बड़ी बात है जो आपने कहा कि आपने एक शपथ ले ली थी। जी, तो एक शपथ आदमी चुनाव जीतने के बाद लेता है, जो आपने ली थी, लेकिन एक शपथ उस वक्त भी आपने लिया जब आप चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस वक्त मैंने पहला संकल्प लिया था और आज भी संकल्प को पूरी तरह निभा रही हूँ। तो ये माना जाए कि मतलब बदलाव लाने के लिए इंसान को एक शपथ स्वयं से लेनी पड़ती है और सबसे पहले लेनी पड़ती है। जी। तो ये एक बड़ी बात निकल करके हमारे सामने आई है शपथ के रूप में। अच्छा, आपके यहाँ कुछ युवा भी होंगे, गांव में युवाओं की दयनीय स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। शायद युवा अपना मार्ग भटक भी चुके हैं, और बहुत सारे युवा हैं जो गांव के अंदर ही रह करके बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन पंचायत के द्वारा, जो गाँव की सरकार कही जाती है, उसके द्वारा युवा कल्याण एक ऐसा मुद्दा है जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया। क्या भविष्य में आपको अवसर मिलेगा तो आप युवा कल्याण के बारे में कुछ और अच्छा सोचेंगे? आपने अपने प्रधानी के कार्यकाल में कुछ किया भी है? जी। देखिए, युवा तो हमारे देश का भविष्य है, पर अभी सरकार ने अधिक ज़्यादा नहीं सोचा उन लोगों के लिए। युवा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या रहता है जो शिक्षा और पैसों के अभाव से भटक जाते हैं, बिल्कुल सही है ना, बात है। और एक रहते हैं जो शिक्षा क्षेत्र में आगे तो जाना चाहते, पर उन्हें कुछ आगे उनकी सीढ़ियाँ नहीं मिलती, कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता।
तो प्रधान होने के नाते मैंने युवाओं के लिए भी हमने बहुत काम किया है। अपने आसपास की संस्थाओं से उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दिया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की हाँ, सामान स्किल डेवलपमेंट। हाँ, स्किल डेवलपमेंट में टीवी बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक सामान का, ईंटा का भी, जैसे टाइल्स वाइल्स जो बनते हैं, ये सब का हमने कैंप लगवाया था अपने गांव में। तो जो गरीब युवा बेरोजगार थे, उनको जो लगातार गांव से पलायन कर रहे थे बाहर के लिए, स्वरोजगार दिलाने का काम हाँ, किया। स्वरोजगार दिलाने के लिए, तो उनको उस ट्रेनिंग में बहुत कम से कम 50 युवा ने भाग लिया और ट्रेनिंग सीखे। जैसे नल बनाने का हाँ, है, गांव में इस टाइम पे बढ़िया चल रहा है, जो बिगड़े हुए नल हाँ, रहते हैं, हैंडपंप वगैरह हाँ, लगाने हैंडपंप के लिए तो उनका ट्रेनिंग लिए और कम से कम 25 लड़के पर क्या लगे आपको हुए ये नहीं हैं। लगता, ठीक है इसकी डेवलपमेंट वाली बात सही है, पर गांव से जब युवा अगर बोलता हुआ निकलेगा युवा, जी। एक अच्छा विचारवान युवा, और जो लोग मतलब अपनी बात एक अधिकारी से अच्छे से रख सकेंगे, या किसी कंपनी में काम करने में, कहते हैं पलायन का मुद्दा जी। बुंदेलखंड में सबसे बड़ा है। अगर पलायन भी करता है, यहाँ से जाता भी है, तो किसी ऑफिस में उसको नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिलती। उसको गार्ड का काम मिलता है या लेबर का काम मिलता है। तो वो कैसे हो पाए कि वो अच्छी बातचीत करना सीखे, तो वो उसके लिए गांव के अंदर काम करने की आवश्यकता मुझे लगती है। जी, बिल्कुल सही बात है उसकी आवश्यकता। और अब ये जो उनको ट्रेनिंग दी जाए, कि किसी संस्थाओं के माध्यम से उनको पहले किसी में ट्रेनर रखा जाए, ट्रेनर बुलाया जाए और उन्हें एक स्वस्थ माहौल दिया जाए, बिल्कुल, अच्छा माहौल है ना, एक अच्छा माहौल गाँव एक में। बहुत अच्छा माहौल दिया जाए। और उन्हें हर चीज़ में, जैसे गाँव पंचायत की, जैसे मैं ही प्रधान थी, तो हम लोग जब मीटिंग्स करते थे तो उनको बुलाते थे, मतलब गांव के सारे युवा जितने हैं, सबको बुलाया जाता था और उनसे उनके गांव के मुद्दे में खुद ही बात करते थे। खुद ही उनसे पूछते कि आपको क्या लगता है कि गांव में क्या होना चाहिए युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, या कि गाँव विकास के लिए। तो वो अपनी बात करते थे, इससे उनको थोड़ा झिझक भी दूर होती थी बिल्कुल। और एक बोलने का जो तरीका आता था वो उनको आने लगा था। बहुत से लड़के थे जो कि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल नहीं बोल पाते थे, बिल्कुल। लेकिन फिर वो फर्राटेदार जो भी गांव की समस्या होती थी बोलते थे। और कभी कभी तो हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करते थे, उसमें वो एंकरिंग भी करते थे। हाँ, ऐसे। और जैसे समस्या शब्द लिया आपने, तो समस्या और समाधान जब दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो समस्या तो दिखानी है, लेकिन उसका समाधान भी होना चाहिए। करना है। तो गांव के द्वारा एक ऐसा समाधान हो सकता है। जी, जी। और चूंकि गांव के अंदर जब युवाओं की मानसिकता वो कुंठित होती जा रही जी, है, वो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि आप बिल्कुल। शहर से भी जुड़ी हुई हैं और गांव से भी जुड़ी हुई हैं, तो आप एक पुल के रूप में हैं दोनों के बीच में। आपने शहरी जीवन जिया है और गांव का जीवन भी जिया है, तो जब आप गांव के जीवन में पहुंचती होंगी, तो क्या कभी आपको उलझन नहीं लगती होगी उस जगह पर कि हाँ, ये ऐसा जीवन भी लोग जी रहे हैं? नहीं, उलझन बिल्कुल होती है, वही तो समस्या का समाधान करना है, इसी उलझन है, क्योंकि हम तो शहर से ही हैं। पर जब वहाँ गांव जाते हैं, उनकी मतलब चेहरे का भाव देखते हैं कि वो अपने आप को हम लोगों से बहुत छोटा महसूस करते हैं, अभाव महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी उतनी ही क्षमता है, उतने ही गुण है, बस ये है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। असल में जीवन देखिए महत्वपूर्ण है, जी। और जीवन जीने की जो कला है जी। वो गांव के लोगों को नहीं पता। नहीं पता है उन्हें, ना कोई मार्गदर्शन दे रहा, ना कोई सिखा रहा, तो वो कैसे अचानक से बन जाएंगे। इसीलिए युवा भटक रहा है। बिल्कुल। हाँ, जबकि हमारे देश को युवा नेतृत्व की बहुत अधिक ज़रूरत है। अच्छा, जैसे आप अभी हाल ही में पंचायत चुनाव फिर से एक बार जी। होने वाले हैं, तो ये लगभग पंचायत चुनाव की सूचना भी आज ही जारी हुई है। तो अब भविष्य में आरक्षण को लेकर के जो स्थितियाँ बनी हैं, वो सब तो संपन्न हो चुका है, लेकिन जो जीत करके नेतृत्व निकलेगा, उनमें से आप युवा नेतृत्व को कितनी ज़्यादा भागीदारी देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा युवा जीत करके आए? आपका भरोसा है युवाओं पर कि वो गांव की सरकार के रूप में गांव का नेतृत्व संभाल सकते हैं? बिल्कुल 100% युवा ही गांव का भविष्य है, और गांव से ही अपने प्रदेश और देश की नींव है। यदि गांव के युवा और गांव के प्रधान ही अच्छे रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो गांव से हमारे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश से हमारे देश का विकास तो होगा। क्या आप कहना चाहते हैं कि गांव की सरकार देश और प्रदेश की सरकार की नींव है? बिल्कुल, बिल्कुल गांव ही मेन नींव है, और गांव की यदि नींव मजबूत रहेगी तो इमारत भी बहुत बुलंद बनेगी। तो इससे जब आगे बढ़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो नींव है कहीं ना कहीं अभी कमज़ोर है? बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर है। इसका दोष तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आरक्षण को भी है,
बिल्कुल है, आरक्षण को भी है, क्योंकि जो नेतृत्व कर सकता है उसको ये आरक्षण दबा रहा है लगातार। हाँ, कहीं न कहीं प्रतिभाएँ मर बिल्कुल रही हैं बिल्कुल, आरक्षण से। प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं, प्रतिभाएं मर रही हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हमें क्या बोलते हैं, देश को बहुत आगे ले जाना है, एक तरफ आप आरक्षण के माध्यम से आप बिल्कुल दबा रहे हो जैसे प्रतिभाओं हाल को। ही में कुछ युवाओं ने बढ़िया मेहनत कर रखी थी पंचायत चुनाव को बिल्कुल देखते बहुत हुए। अच्छी मेहनत कर रखी थी, पढ़े लिखे थे, उनकी अच्छी सोच थी और गांव को पूर्णतः लाभ पहुंचा सकते थे युवा, लेकिन बस आरक्षण के कारण उनकी सारी प्रतिभाएं दब गई और वो सिमट के और अपने आप में रह गए। अब बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं। बहुत लोग उदास हो गए हैं। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगी कि एकल पदों के लिए बिल्कुल आरक्षण खत्म कर देना हाँ, चाहिए, चूंकि अब जो समय आ जिसमें गया है, नेतृत्व की बिल्कुल। क्षमता है, जिसमें देश को संभालने की, गांव को संभालने की क्षमता है, वो उसको लड़ने दीजिए, आप उसको हाँ। नेतृत्व करने दीजिए। और अब जो समय एकल आ गया पदों पर कोई भी लड़ निवेदन है सकता कि है। ना रखे बिल्कुल। आरक्षण। अब जो समय आ गया है तो कोई भी लड़ सकता है, कोई ऐसा भी लड़ कुछ नहीं, सकते कोई हैं। दबाव नहीं है, वैसा कोई बिल्कुल। मानसिकता अब नहीं है। देखिए, अब इतना ज्यादा कोई कमजोर नहीं, ना एससी कमजोर है, ना एसटी बिल्कुल। कमजोर है, ना ओबीसी कमजोर है। कोई कमजोर नहीं। कोई कमजोर नहीं है। यदि ओबीसी के अंदर चुनाव लेकिन लड़ने अभी की क्षमता ये है बात होने तो भी सबको लगी है। हराकर भी जीत सकता है। लेकिन ये बात अभी होने भी लगी है। हम गांव पर चर्चा के माध्यम मंच से जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल किया है। जी। जिस आरक्षण पर आप बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कब तक लागू रहेगा, ये नेता बताएं, ये सरकारें बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। तो इस संबंध में मैंने भी 2 लाइन यही लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया है। जब कोई परीक्षार्थी होता है तो कोई सवाल होता है उसके सामने और उस सवाल का जवाब नहीं देता तो वो फेल मान लिया जाता है। बिल्कुल। तो मेरा भी सवाल यही था कि सरकारें अगर सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं देती हैं, देश के नेता अगर सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं देते हैं, तो क्या वो फेल हो जाएंगी, वो सरकारें, वो नेता फेल हो जाएंगे या फिर हमारा समाज फेल हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के सवाल के साथ आपका जो जवाब है आरक्षण का, वो मेल खाता है। जी जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट परीक्षा है और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा उसका। बिल्कुल, इसका जवाब मिलना हाँ, चाहिए। जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल किया है उन्होंने, कब तक आरक्षण रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, ये बताएं। हाँ बिल्कुल, सरकार कोई को एक जवाब डेडलाइन देना तो चाहिए। होनी चाहिए ना, बिल्कुल कि बिल्कुल, कब तक आप इनका विकास कर ले जाएंगे, तक? जिनको आप पिछड़ा वंचित समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ? हाँ। सरकारें तो समझती कोई रहती एक हैं। सीमा निर्धारण हाँ। करिए ताकि सामान्य वर्ग और भी वर्ग थोड़ा सा सोच मतलब प्रिपेयर रहे कि कब तक हम लोग दबते रहेंगे। क्योंकि सामान्य वर्ग का जो युवा है जी, वो कहीं ना कहीं अवसाद में चला जाता है। बिल्कुल चला जाता वो है। नौकरी के मामले में भी अवसाद में जा रहा है। जी। उसको लगता है कि क्या होगा पढ़ने से, जी। ऐसी एक मानसिकता बनती जा रही है। अरे मैं भी आपको एक केस बताऊं कि एक मतलब समाज में एक लोग थे जो ब्राह्मण है, वो उनको नौकरी चाहिए है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं सरकारी सर्विस नहीं करूँगा वही तो। क्योंकि हमसे कम नंबर वाले हमारे अधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए जो युवा है प्रमोशन प्राइवेट में की तरफ दौड़ आरक्षण, रहे हैं। हाँ, जो प्रमोशन में आरक्षण हाँ, की बात हो प्रमोशन में रही है, आरक्षण। तो ये एक स्थिति है। लेकिन अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि खेल कूद के मामले में गांव आगे होना चाहिए, जी। और खेल की प्रतिभाएं भी गांव के अंदर मर रही बिल्कुल हैं। है। और तो गांव का जो नेतृत्व करता है, जो प्रधान बनता है, उनके लिए आप संदेश देना चाहेंगे कि अब जो नए जो प्रधान बन करके आए हैं वो गांव की सरकार को कुछ इस तरह संभाले क्या, जैसे हम गांव पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही नेतृत्व आगे बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। और अभी सरकार ने खेल का मैदान भी दिया है और गांव में इतनी प्रतिभाएं हैं, मुझे तो लग रहा है जितनी प्रतिभाएं हैं सब गांव की ही हैं, कहीं ना कहीं वो गांव से जुड़े हुए ही लोग हैं। तो यदि उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उनको मैदान मिल जाएगा, और मैं प्रधानों से भी आगे निवेदन करूँगी, जो भी प्रधान हो वो युवाओं पर और उनके खेल प्रतिभा पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही खिलाड़ी निकलकर इंटरनेशनल तक पहुँचते हैं। अच्छा, आपसे एक अंतिम सवाल मैं करूँगा जनता के लिए। जी। तो यही कहना चाहूँगा कि आप 5 साल का अनुभव जरूर बताएं, और लेकिन साथ में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी इस पंचायत चुनाव पर, वो क्या करें जनता इस बार? जी, जनता से तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि प्रधान वही चुने जो अपना काम खुद कर सके। जो अपना काम खुद नहीं कर सकता वो गांव पर क्या विकास करेगा? बिल्कुल। वो गांव पर क्या विकास करेगा? यदि वो खुद नेतृत्व करे, खुद आपके कामों को लेकर जाए, अधिकारियों से मिले और सारे कामों को समझे, बस आप उसी को अपना वोट दें और अपना निर्णय उसी को दें।
तो ये थी हमारे साथ सिमरिया जगन्नाथी के प्रधान श्रीमती दिव्या त्रिपाठी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और अपने 5 साल के अनुभव को हमसे साझा किया। और उन्होंने बताया कि नेतृत्व करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं की क्या समस्या है गाँव के अंदर। उन्होंने ये भी बताया कि बेटियों की क्या समस्या है। और शपथ लेने की बात उन्होंने कही, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो इस प्रकार जिस प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए, एक ऐसे नेतृत्व की परिभाषा को आप परिभाषित करती हैं। और हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। गांव पर चर्चा के मंच से ही आगे बढ़ते रहेंगे गांव पर चर्चा को लेकर के, और लगातार गांव के मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।